नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके निवेश पोर्टफोलियो की। अब अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो बाजार की चाल को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे और ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी होगी जो आपको बहुत परेशान कर रही होगी। बहरहाल आज इन्हीं सब मामलों में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके निवेश पोर्टफोलियो को लेकर जो रणनीति आपने बांधी है वो सही है या नहीं। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। इंडसइंड बैंक में कोहराम, म्यूचुअल फंड्स धड़ाम। इंडसइंड बैंक में भारी गिरावट, म्यूचुअल फंड्स का 6000 करोड़ से ज्यादा साफ। क्या म्यूचुअल फंड निवेशकों को घबराना चाहिए? इतना ही नहीं, कमाई बढ़ने पर पहले लोन चुकाएं या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाएं। लार्ज मिड स्मॉल कैप में आखिर कितना आपको निवेश रखना चाहिए? थीमेटिक सेक्टोरल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना क्या सही होगा? इतना ही नहीं, पैसिव फंड में एक मुश्त निवेश अगर करना चाहते हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? और हम इस शो में आपके सवालों के जवाब भी आपको देते हैं। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि खासतौर से निवेश से जुड़े हुए हैं, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइएगा। आप अपने सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचा सकते हैं 9619873567 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, वहां से भी अपने सवाल आप जो है हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सभी सवालों का जवाब हम शो में आपको लाइव दे सकें। सवाल आपके हो सकते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या आपने कोई टैक्स को लेके परेशानी है जो समझनी है हमसे। तमाम तरह के सवालों के जवाब इस शो में दिए जाते हैं। आज शो की शुरुआत हो रही है बेहद खास मुद्दे के साथ। आज इंडसइंड बैंक का शेयर 27% गिरकर बंद हुआ है। कोविड में मार्च 2020 के बाद एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट जो कि स्टॉक ने दर्ज की है। बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की जानकारी साझा की और बैंक ने यहां तक कहा है कि नेटवर्थ में लगभग 1577 करोड़ यानी 2.35% की कमी आ सकती है। अब बैंक को इंटरनल ट्रेड बुक की समीक्षा के बाद ये जो गड़बड़ी है इसका पता चला, इसकी जानकारी जो है वो हाथ लगी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मार्च तिमाही के नतीजों में बैंक के नेटवर्थ में कमी भी देखने को मिल सकती है। और जहां तक समीक्षा की बात है तो ट्रांजैक्शंस की समीक्षा के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर यहां पे नियुक्त किया गया है और एमडी और सीईओ जो है बैंक के, उनका यह कहना है कि मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत में स्थिति साफ हो जाएगी। अब इस खबर के चलते हमने देखा कोहराम मचा इस स्टॉक में और लगातार गिरावट। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से इस बात को समझना चाहें तो म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक का यहाँ पर करीब 20 करोड़ शेयर हैं इनके पास, जिनकी टोटल मार्केट वैल्यू अगर हम समझना चाहें तो करीब 20,000 करोड़ के आसपास की है, अगर 28 फरवरी 2025 तक का डेटा हम आपके सामने रखें तो। इतना ही नहीं, 35 फंड हाउसेस जिसमें से 360 स्कीम्स का एक्सपोजर है और इनमें से 5 स्कीम्स ऐसी हैं जिनका 1000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर स्टॉक में है। 19 एएमसीज यानी 19 फंड हाउसेस ऐसे हैं जिनका एक्सपोजर 100 करोड़ से कम का है। लेकिन चलिए अब इस पूरे समीकरण को समझते हैं और बातचीत करते हैं। हमारे साथ आरके झा जो कि एमडी सीईओ एलआईसी म्यूचुअल फंड के जुड़ गए हैं, पंकज मटपाल भी हैं जो कि है एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और झा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया इस पेशकश के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेशकों में फिलहाल घबराहट है और सर ऐसा नहीं है कि इस तरह एक दिन में एक स्टॉक का इतना गिर जाना पहली बार हुआ है। कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गिरावट इस तरह की बहुत पहले भी आ चुकी है। आप तो फंड हाउस से हैं, आप तो स्टॉक स्पेसिफिक बात शायद नहीं करेंगे हमसे, लेकिन जो इम्पैक्ट दिखता है ये बहुत परेशान करता है निवेशकों को। और क्योंकि हमने पिछले 3 साल में झा सर देखा है कि निवेशक थोड़े से बाजार से अवगत होने लग गए हैं, भले ही नए हैं लेकिन समझते हैं कामकाज और तुरंत उतार चढ़ाव से परेशान भी हो जाते हैं, विचलित भी हो जाते हैं। इस घटना को देखकर आप क्या सीख उन्हें बताना चाहेंगे, देना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।
और जहाँ तक LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से बात है, तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है, बिल्कुल। जिसके द्वारा वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी रिटर्न्स समय के साथ वो अर्न कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड। अगर आप कोई भी स्कीम देखेंगे म्यूचुअल फंड की, तो उसमें सभी सेक्टर्स का जो है उसमें जो अच्छे फंड्स होते हैं, जो कि फंड मैनेजर्स उनकी जो कन्विक्शन होती है उस हिसाब से उन स्टॉक्स को अपने स्कीम्स में वो इंक्लूड करते हैं, और एज ए रिजल्ट जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है। एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न निकल के इन्वेस्टर के लिए आ सकती है। तो मैं सभी इन्वेस्टर से जो कि इक्विटी मार्केट से जुड़ना चाहेंगे उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत शानदार एक तरीका है, एक बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और एक अच्छी रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन समय के साथ पा सकते हैं। बिल्कुल मटपाल सर, आपसे अब ये समझना है हमें, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स के नाम हैं, हम फ्लैश भी कर रहे हैं। HDFC लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है, बंधन फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप है, क्वांट का मिड कैप है, टाटा निफ्टी 50 ETF है, और निप्पॉन का स्मॉल कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप। इन तमाम स्कीम्स में पाया गया है कि एक्सपोजर है इस स्टॉक को लेकर। फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का आपका जो मकसद वो ये है कि आप एक स्टॉक नहीं खरीदते हैं, आप एक बुके खरीदते हैं स्टॉक्स का, ठीक है। और उसमें भी जो स्टॉक का एक्सपोजर होता है वो निर्धारित होता है, वो तय होता है। तो मुझे आप ये बताइए कि मिनिमम टू मैक्सिमम बैंड की अगर मैं बात करूं एक्सपोजर की, तो इन तमाम फंड्स में कितना एक्सपोजर रहा है, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है, और मैंडेट मैक्सिमम का कितना है? कविता जी नमस्कार, झा साहब नमस्कार। देखिए कविता जी, पहली बात तो यह है कि जो अभी झा साहब भी कह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड में, तो इसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट है, भले हम बोले स्टॉक में 27% की गिरावट दर्ज हुई या हम देखें कि 52 वीक लो पर स्टॉक आ गया, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक लिमिट होती है। अगर मैं मैंडेट की बात करूं तो एक स्टॉक में 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं हो सकता एक स्टॉक का। तो यदि एक म्यूचुअल फंड कोई भी स्कीम होगी, बट हम देखते हैं कि अगर किसी स्कीम का पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड अप्रोच है, तो वहां पर भी कम से कम 25 स्टॉक्स तो हम देखते हैं, दिखाई देते हैं। और अगर एक स्कीम डाइवर्सिफाइड है तो वहां पर 50-60 स्टॉक्स या उससे ज्यादा स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ जो एक्सपोजर होता है वो काफी कम होता है। अभी आपने पूछा कि मैक्सिमम कितना है, तो यहां पर 5% के आसपास का भी आपको एक्सपोजर देखने को मिलेगा कुछ स्कीम्स में। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपका जो टोटल असेट है उस स्कीम का, उसका 5% के आसपास आपको एक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो यदि 25%, 27% गिरावट दर्ज हुई है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि 100 रुपए में से मतलब 5 रुपए वहां पर लगे हुए थे और उस 5 रुपए का 25% का लॉस हुआ, तो आपका जो लॉस है वो उसका 1/4 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखाई देगा एकदम से। लेकिन एक बात तय है कि एक तो स्टॉक में गिरावट पहले भी थी और अब आगे भी देखी जा सकती है। उसकी वजह यह है कि यहां पर एक तो जो लॉस रिपोर्ट किया, तो साफ सी बात है कि आपको शायद आगे रिजल्ट में दिखाई देगा कि उनकी नेटवर्क कम हुई है, जो कि इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। तो ये एक्चुअल लॉस है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल जो है, यानी कि जो बैंक का कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं वहां पर कम दिखाई दे रहा है कि लॉस था, वो लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ और अब जब वो पाया गया तो रिपोर्टिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल की भी बात है। तो इसको देखते हुए जो बैंक की क्रेडिबिलिटी है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अगर ऐसा होता है तो इससे बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वहां पर कुछ सही नहीं चल रहा था। तो इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि क्रेडिबिलिटी जो लूज हुई है उसका भी इंपैक्ट दिखाई देगा। अब एक बात और कविता जी, यहां पर देखिए, क्योंकि ये निफ्टी 50 के अंदर भी ये स्टॉक है, निफ्टी 500 यानी कि जो इंडेक्स है उसमें ये स्टॉक है, तो बेशक जो इंडेक्स फंड्स हैं वहां पर भी आपको लॉस दिखाई देगा। और जो बहुत सारे फंड्स यहां पे, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है जहां पर इसका एक्सपोजर है, तो ऐसे में उन सभी फंड्स में आपको ये असर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव फंड्स की, जो अपने नाम लिए थे अभी, चाहे वो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात हो या HDFC टॉप 100 फंड की बात हो, तो यहां पर क्या होता है कि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर्स के पास चॉइस है, वो यहां पर चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और जिसकी वजह से शायद आपका रिस्क कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव फंड्स की, तो वहां पर क्योंकि वंस इन 6 मंथ
रीबैलेंसिंग होती है पोर्टफोलियो की, तो शायद वहां पर टाइम लगेगा अगर कुछ चेंज आएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा कि आपके पास में क्या है और आपको क्या आगे करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और यहाँ जिस तरह से गिरावट हुई है, फंड मैनेजर्स डेफिनेटली जब पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, जहाँ से समझाइएगा कि इस तरह के झटके को मिटिगेट करने के लिए भी तो रणनीतियाँ अपनाई जाती होंगी। एक्टिव में तो आपके पास ये एक जरिया है जोखिम को कम करने का। पैसिव में तो जैसे कि समझाया पंकज सर ने, कुछ खास किया नहीं जा सकता। वो पेन है जो अगर एक स्टॉक की वजह से मिल रहा है तो वो झेलना पड़ेगा निवेशकों को। एक्टिव में किस तरह से बचाया जा सकता है? मैम, आपने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो आपने बहुत अच्छा कहा था कि इस तरह के इवेंट्स बीच बीच में होते हैं। और मैं सभी व्यूअर्स को और सबको यही आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैनेजमेंट, इंडसइंड बैंक के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपनी एक्शन लिया है और उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं रिकूप करने के लिए। और ऐसे में हम लोगों को मैं जो जो निवेशक हैं और खास करके जो म्यूचुअल फंड सेगमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि उनको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार अपने सभी इन्वेस्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सबको यही मालूम है और सबको यही शेयर भी करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है सो म्यूचुअल फंड का एक सबसे पहला और बहुत ही अहम एक कदम होता है। किसी भी एक सेक्टर में या एक फंड में या एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। जब भी किया जाता है तो एक बुके ऑफ फंड्स और बुके ऑफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मैं सभी इन्वेस्टर से यही कहूंगा कि वो एकदम आश्वस्त रहें। और जहां तक LIC म्यूचुअल फंड की है, हमारी इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ही मिनिस्क्यूल है। और अगर किसी भी फंड हाउस की अगर होगी भी तो वो निश्चित ही कोई अपनी अपने एंड से वो कारगर कदम उठाएंगे ताकि जो इसका मिटिगेशन है, रिस्क मिटिगेशन है, उसको कम से कम जरूर कर सके फॉर द एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टर्स। झा सर, अब क्योंकि यहाँ पर अब मार्च तिमाही में जो है बैंक की नेटवर्थ में डेफिनेटली कमी देखने को भी मिलेगी और इंटरनल ऑडिट में जो भी कुछ सामने आएगा उसकी वजह से भी हम और इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे। अब स्थिति जो है वो मार्च एंड या अप्रैल की शुरुआत में ही हमें साफ होती हुई दिखाई देगी। मैनेजमेंट के लिहाज से और स्टॉक के लिहाज से जो एक्शन होगा वो होगा ही, लेकिन अब बाजार का इतना उतार चढ़ाव है। अगर हम निवेशकों की मानसिकता को भी समझना चाहें, सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इतनी ये सब बातों को आपको समझना तो चाहिए, लेकिन उसके ऊपर तुरंत आप रिएक्शन ऐसा ना दिखाएं कि आप फंड से छुटकारा ले लें। वो एक गलत कॉल हो सकता है निवेशक के एंड से, लेकिन हाल ऐसा है बाजार में कि तेज उतार चढ़ाव भी है और निवेशक वैसे ही क्योंकि डरा हुआ है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो डर और दोगुना हो जाता है। तो अब इसको देखते हुए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ये समझाना कि इस इवेंट को आप थोड़ा सा दरकिनार कर लें, थोड़ा सा और समय दे दें। हालांकि फंड की परफॉर्मेंस केवल एक ही स्टॉक के गिरने पर नहीं तय होती है और नहीं निर्धारित होती है, लेकिन माहौल बहुत इम्पैक्ट करता है। आप तो बेहतर समझते होंगे सर इस बात को। झा सर। मैम, आपने सही कहा है, लेकिन फिर भी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इनफैक्ट ये अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पिछले अक्टूबर 2024 से ही एक वोलेटिलिटी की एक ट्रेंड बनी हुई है। और हम लोग जो भी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं और जो भी एक्सपर्ट्स भी हैं, सभी लोग यही लोगों को समझा रहे हैं कि ये समय ऐसा है जिसमें कि हम अपने पोर्टफोलियो को रिडीम करके, लिक्विडेट करके निकले नहीं, बल्कि ये मौका ऐसा है कि हम और अच्छे से इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। क्योंकि किसी ने बहुत खूब भी कहा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ साल ऐसे होते हैं जबकि रिटर्न्स अच्छे बनते हैं और कुछ साल ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें कि यूनिट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो शायद ये साल वही है कि हम इस साल जो है बहुत अच्छे यूनिट्स हम बना पाएंगे अपने सभी के लिए, अपने पोर्टफोलियो को, ताकि जब मार्केट रिकवर करेगी तो एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन हम सभी के लिए होगा। पंकज सर, कोई एक्शनेबल पॉइंट इस घटना के बाद जो निवेशकों को आप रेकमेंड करेंगे? कविता जी, मैं तो कहूंगा कि आज की इंड बैंक की घटना हो या इस तरह की कोई भी घटना हो, इससे इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड के प्रति और भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। देखिए, यदि आपने 10,000 रुपए इंडसइंड बैंक के शेयर में किए होते, किसी और शेयर में इन्वेस्ट किए हों और वहां पर इस तरह की घटना हो जाए,
तो यानी कि आपका 27% का स्ट्रेट अवे लॉस हो गया। बट जब आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो किसी भी टाइम पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल स्टॉक्स में है। तो ऐसे में देखिए ना, अगर आपको नहीं पता था कि इंडसइंड बैंक के साथ ऐसा होगा, आपको ये भी नहीं पता है कि क्या किसी और स्टॉक के साथ ऐसा हो सकता है। बट आपने एक म्यूचुअल फंड में किया हुआ है जहां पर आपको पता है डाइवर्सिफिकेशन है, मल्टीपल स्टॉक्स हैं। अगर एक स्टॉक में ऐसी घटना फ्यूचर में भी हो जाती है तो भी आपका लॉस बहुत ही मामूली होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें इक्विटी मार्केट में तो वहां पर उनके लॉस के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस घटना से इन्वेस्टर्स को ये सीखना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन जो है म्यूचुअल फंड में वो आपको फायदा दिलाता है और ये अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस घटना में एक घटना है डेफिनेटली, पर इससे लर्निंग मिलती है कि म्यूचुअल फंड एक जरिया है। अब बात दूसरी ये है कि क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैच करता है। अगर किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट ही गलत है तो कभी भी आप वहां से निकल सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैच करता है आपके गोल से, आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और भरोसा करें कि अगर यहां पर 1%, आधा % की गिरावट एनएवी में दिखाई देती है, और वो तो वैसे भी हम पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर स्टॉक में कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत होगी तो फंड मैनेजर्स करेंगे ही। जहां तक बात है कि आपने इंडेक्स फंड में किया हुआ है, वहां पर अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो आप एक्सपोजर कम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर एक्टिव फंड की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एज ए इन्वेस्टर आपको कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर्स जरूर उसके बारे में सोच रहे होंगे। चलिए झा सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों को बताया कि सही मार्गदर्शन यहाँ पर क्या होगा और ऐसे समय पर सिंगल स्टॉक के बजाय अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो इस गिरावट का झटका आपको जोर से नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद झा सर आपका। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि मेहमान विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट और पंकज मटपाल जुड़े हुए हैं जो अब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। कमलेश कुमार जी का सवाल लेंगे विश्वजीत जी के लिए। नमस्कार कमलेश जी, क्या हाल? ठीक है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी, दरभंगा बिहार से। ओके आपके फंड्स जो हैं आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, स्मॉल कैप है निपॉन का, कोटक का मल्टी कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, राइट? जी। ओके बताइएगा आपने और कितना निवेश बढ़ाना है? मैम 10% से स्टेप अप करूंगा। ठीक है, 25 साल और 1 CR 1 करोड़। सर ये बताइएगा कि ये फंड्स आपने खुद चुने हैं? जी, ये चैनल पे आप वीडियो देख करके सेलेक्ट किया। अच्छा, देखिए फंड्स तो आपके बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन विश्वजीत जी बताएंगे अगर कोई बदलाव की ज़रूरत हो या अगर कोई एडिशन करना हो निवेश क्योंकि आप बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो वो कहाँ पे बढ़ाया जाए, बताइएगा सर। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार कविता जी। आपने कविता जी ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है, सारे फंड्स अच्छे हैं, मैंने भी देखे हैं, टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है जब सवाल आता है और आपको बदलाव करने का मौका ना मिले। तो कमलेश जी मुबारकबाद, अच्छा फंड सिलेक्शन किया हुआ है आपने, बिल्कुल रिमेन इन्वेस्टेड। और सबसे अच्छी बात यह है आपने 25 वर्ष का जो टारगेट रखा हुआ टाइम होराइजन, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना लंबे समय होता है उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता है। तो जैसे कि आप 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं और अगर आप 12% का सीएजीआर भी लेके चले 25 वर्ष में, तो ये करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। और अभी आपने बोला कि आप 10% से और बढ़ा भी सकते हैं, तो अगर हम 10% की एसआईपी हर साल बढ़ाते रहे हर वर्ष, तो मेरे हिसाब से करीब करीब ये 3 करोड़ 42 लाख रुपए कॉर्पस जुड़ जाता है अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप हर साल पोर्टफोलियो जरूर अपना रिव्यू करते रहें, बट अदरवाइज अभी पोर्टफोलियो अभी के लिए बिल्कुल बैलेंस पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और कोशिश करें अपनी एसआईपी बढ़ाते रहें, नए फंड्स की भी आवश्यकता नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इन्हीं में आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएं ताकि ज्यादा फंड्स ना हो जाए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आप बच जाए। तो इतना ही पोर्टफोलियो रखिए, ज्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है। और मेरे हिसाब से बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट कमलेश कुमार जी। महेंद्र मेघनानी का सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्या ये फोन लाइन पर हैं? महेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? महेंद्र मेघनानी जी, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो सर नमस्कार, आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट मैम, 1 मिनट।
मैं 1 मिनट खाली पोर्टफोलियो 1 मिनट खोलूं। सर पोर्टफोलियो में तो आपने केवल आईसीआईसीआई प्रू का भारत 22 एफओएफ डाला हुआ है, इसके अलावा और कुछ डिटेल्स आपने हमें दी नहीं है सर। हाँ 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 इसी पर सवाल पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ मैम। हाँ फिर ठीक है, ओके बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। पंकज सर, अब इन्होंने एक ही उसकी डिटेल्स हमें दे रखी है, बताइएगा यहाँ पर ये तो पैसिव इन्वेस्टमेंट हुई जहाँ पे इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है, ये तो मिरर करेगा पूरी तरह से? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कविता जी, ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ है, ये बेसिकली भारत 22 ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। और जो ईटीएफ है ये बीएससी भारत 22 इंडेक्स जो है उसको मिरर करता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स होंगे, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो इंडेक्स के जैसे ही होंगे। लेकिन अगर बात करें, जैसे कि महेंद्र जी घबराए हुए हैं कि उनका लॉस हुआ है, तो देखिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट अभी कुछ समय पहले ही किया होगा, अदरवाइज इस इंडेक्स ने या इस इंडेक्स फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर भारत 22 ईटीएफ की बात कर रहे हैं या इस इंडेक्स की बात करें, तो इसमें जो 22 कंपनीज हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जहां पर गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि अपनी हिस्सेदारी कम की है या बेची है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अब क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया है, लार्ज कैप में स्पेशली हमने देखा कि काफी एफआईआई गए, तो वहां पर भी हमने करेक्शन देखा। बाकी खैर पूरे मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप में तो और भी ज्यादा गिरावट देखी गई। तो ऐसे में गिरावट तो पूरे मार्केट में है, तो आपके फंड को भी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आपने इसमें पहले से इन्वेस्ट किया होता तो शायद आप नुकसान नहीं देख रहे होते थे, या फिर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको यहां पर फायदा भी देखने को मिलेगा। जी आपको सलाह समझ में आ गई है, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। अच्छा, और मैम ये पूछना था मुझे, ये कब तक मतलब अप्रॉक्स कितने टाइम में ये बढ़ सकता है? सर बाजार को समझते हैं आप? हाँ 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 ट्रैक करते हैं बाजार को? हाँ हाँ। तो आपने फंड का एक्सपोजर भी देखा होगा, क्या क्या है, किस किस तरह की कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो जैसे जैसे बाजार में ये कंपनियां परफॉर्म करेंगी, वैसे वैसे आपको फंड की परफॉर्मेंस भी दिखाई देगी। पंकज जी, क्या आप इनको कोई तारीख, साल, समय देना चाहते हैं जब इसमें परफॉर्मेंस दिखाई देगी? बिल्कुल देना चाहूंगा। मेरा एक ही महेंद्र जी आपको सलाह है, इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो 5 साल तक देखें नहीं इसको, और मैं आपको बोलता हूं 5 साल के बाद में पूरी उम्मीद है कि आपको यहां पर प्रॉफिट दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अंकुश शर्मा का हम सवाल लेंगे और विश्वजीत जी इन्होंने यूट्यूब पे सवाल भेजा है। जलंधर पंजाब के रहने वाले हैं और एनर्जी फंड है आईसीआईसीआई का, इंडिया अपॉर्चुनिटी है इनके पास आईसीआईसीआई प्रू का, और मैन्युफैक्चरिंग फंड एचडीएफसी का, फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी का, बैलेंस एडवांटेज भी एचडीएफसी का, एसबीआई कॉन्ट्रा भी इनके पास है। 11,000 रुपये की टोटल इनकी एसआईपी है। लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म का क्वांटिफिकेशन नहीं समझ में आया कि कितने साल है। यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा हम पकड़ कर चलते हैं। तो बताइए, कुछ डिटेल्स में मेरे पास बहुत कमी है, कैसे इनकी सहायता करेंगे? कविता जी, थोड़ा सा पोर्टफोलियो इनका बड़ा एक तरफ तो बहुत एग्रेसिव फंड्स है, थीमेटिक सेक्टर फंड्स है, दूसरा एकदम से फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि लॉन्ग टर्म है या एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है। तो मेरे हिसाब से मेरी सलाह अंकुश जी को यही रहेगी कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए, जिसमें मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, और इनको थोड़ा सा बस प्रोफाइल पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे कि आईसीआईसीआई का एनर्जी फंड है इनके पास, तो मेरे हिसाब से इनके पास कोई भी लार्ज कैप फंड नहीं है, तो ये इनको स्विच कर देना चाहिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में। तो एक लार्ज कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। वहीं पर इनके पास एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड भी है, फंड में कोई खराबी नहीं है। बट अगर बेसिक पोर्टफोलियो देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अभी मिसिंग है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड से ये जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अपनी एसआईपी चला रहे हैं उसकी तरफ स्विच कर दे और मैन्युफैक्चरिंग फंड से निकल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये थीमेटिक फंड है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि रिस्क ज्यादा होगा इसमें। तो मेरे ख्याल में एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। और वहीं पे मैंने इनका देखा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में भी कुछ ओवरलैप है। तो क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड से निकलकर
ये कोटक के मल्टी कैप फंड में अपने आप को स्विच कर ले एसआईपी को, तो लार्ज कैप भी हो जाएगा, मिड कैप भी हो जाएगा और एक मल्टी कैप फंड भी हो जाएगा, तो पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और जहां तक कि इनकी एसआईपी का सवाल है, जो गोल्स इन्होंने रखे हैं 11,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 12% का सीएजीआर भी लेके चले तो करीब करीब 55 लाख रुपए बनते हैं 15 वर्ष में। वहीं अगर अगर ये कोशिश करके 10% का स्टेप अप करते हैं तो ये अमाउंट करीब करीब 96 लाख बन जाती है। तो ये अपने 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा बहुत कमी रहेगी बट ब्रॉडली 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये थोड़े से बदलाव इनको अवश्य कर लेने चाहिए ताकि इनका पोर्टफोलियो रिस्क और रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस हो जाए और ये जो बहुत एग्रेसिव फंड्स ले रखे हैं वहां से निकल सकते हैं और रिस्क भी उसमें से पोर्टफोलियो में से ओवरऑल कम हो जाएगा। अब यहाँ पर विश्वजीत जी, कई बार हमें ना पूरा प्रोफाइल तो मिलता नहीं है कॉलर्स का, तो अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर ये काफ़ी यंग हैं, तब भी आपको लगता है कि इतनी एग्रेसिव रिस्क या एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए? अगर आप कम उम्र के हैं, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है, तो अग्रेसिव हुआ जा सकता है क्या? कविता जी, एग्रेसिव हुआ जा सकता है लेकिन पहले एक बेसिक पोर्टफोलियो अवश्य होना चाहिए कि आपका एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आपको लगता है कि मैं अभी काफी लंबा टाइम होराइजन है और मैं एग्रेसिव भी हूँ और रिस्क ले सकता हूँ, तो कोशिश की जा सकती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दिया जाए और उसके बाद भी अगर लगता है कि और पैसा है तो हम फिर थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स पे जा सकते हैं। बट ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो की शुरुआत ही थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से करें, चाहे आप कितने भी एग्रेसिव निवेशक हैं। तो कोशिश करें पहले एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, बेसिक अपना रेडी रखें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, एग्रेसिव हैं, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना जो एक्सपोजर है उसको इंक्रीज करें। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं और स्कोप है और एग्रेशन दिया जा सकता है, तो फिर हम थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में जा सकते हैं। तो एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है, पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप बिल्कुल भी एक बैलेंस पोर्टफोलियो ना बनाएं। मेरे ख्याल से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं उसमें आपका एक्सपोजर होना चाहिए और उसमें आप एक्सपोजर बढ़ा घटा सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को लेकर। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और चिराग का सवाल लेंगे। पंकज जी, इन्हें टोटल अमाउंट 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 20,000 इनको और लगाने हैं। ईटीएफ भी क्या शामिल किया जा सकता है? उसके अलावा जो फंड्स हैं वो एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का इनके पास कौन सा फंड है उसकी जानकारी नहीं दी है, सिर्फ डायरेक्ट निवेश और ग्रोथ प्लान है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। तो कुल मिला के 10 साल तक ये करना चाहते हैं और 30,000 पर मंथ स्टेप अप करेंगे 20,000 से। बताइए। देखिए, पोर्टफोलियो अच्छा है। अगेन जैसा आपने कहा कि मोतीलाल ओसवाल का कौन सा फंड है, अगर वो लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो बिल्कुल अच्छा है। मिड कैप है तो भी आप बिल्कुल रह सकते हैं वहां पर, क्योंकि 10 साल का नजरिया है आपका, तो ठीक है पोर्टफोलियो। बट फिर भी कहूंगा कि अगर वो क्योंकि मुझे पता नहीं, पर क्योंकि जनरली जब भी सवाल आते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड के काफी बार जिक्र होता है। तो अगर मिड कैप फंड है और आपका एक्सपोजर देखें तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, तब आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो बने रह सकते हैं। और ईटीएफ में अगर आपको निवेश करने की बात करें, वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप और बल्कि थोड़ा एक्सपोजर आपको स्मॉल कैप में भी मिल जाएगा। जिस तरह के फंड्स हैं, डायरेक्टली स्मॉल कैप फंड भले ही ना हो आपके पास में, तो मेरे हिसाब से बदलाव की जरूरत नहीं है। जहां तक टारगेट का सवाल है, अगेन 12% के सीएजीआर पर यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 10 साल में करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है 50,000 रुपये महीने की एसआईपी से। और अगर आप 10% से स्टेप अप कर सकें तो उसी अवधि में, यानी कि 10 साल में 1 करोड़ 63 लाख की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो स्टेप अप जरूर आपको करना चाहिए और फिलहाल पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत नहीं है। अमाउंट बढ़ाना हो तो इन्हीं स्कीम में, क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो इन फंड्स में बिल्कुल आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल कोई बदलाव की जरूरत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज और है, एक वैल्यू स्टाइल का फंड नहीं है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक ऐड किया जा सकता है। चलिए सर, कोई खास वजह वैल्यू स्टाइल इंक्लूड करने के पीछे आपने रिकमेंडेशन दी? बिल्कुल। देखिए कविता जी, कैसे है, जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट, अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द स्टाइल्स भी हम कोशिश करते हैं, और इवन ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल फंड को भी इंक्लूड करने की बात करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो फंड्स इनके पास हैं वो सभी ग्रोथ स्टाइल वाले हैं, हालांकि थोड़ा अगर हम पराग पारेख फंड हाउस की बात करें तो थोड़ा उनका अप्रोच जो होता है
वो वैल्यू स्टाइल है, बट फिर भी जो फंड है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। बट यदि हम बात करेंगे आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, क्योंकि उसका नाम ही है और कैटेगरी जो है वैल्यू स्टाइल है, और इस वक्त पर जब मार्केट काफी करेक्ट हो गए हैं तो आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे दिखाई देंगे जो कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर हैं। तो इस तरह के फंड्स में निवेश करना जिसका फोकस वैल्यू स्टाइल पर है, जो अप्रोच है वो वैल्यू अप्रोच है, तो मेरे हिसाब से ये एंट्री का भी सही समय है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस तरह का स्टाइल आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। गौरव का सवाल लेंगे जल्दी से। और विश्वजीत जी, अगेन मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये हमारे दर्शक यूट्यूब पर हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, कोटक का फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप और मेरा एसेट लार्ज कैप। मोतीलाल ओसवाल में लमसम डाला हुआ है इन्होंने लगभग 1.5 लाख। ओके, पता नहीं कितने साल तक रुकना चाहते हैं और एसआईपी का ये क्या करेंगे वो भी नहीं पता हमको। पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स तो दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का कौन सा फंड में लमसम है उसकी भी जानकारी नहीं दी है जी। बिल्कुल कविता जी, अगर देखें तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं। निप्पॉन इंडिया का भी है, टाटा स्मॉल कैप भी है और मोतीलाल ओसवाल का भी स्मॉल कैप है। तो एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है स्मॉल कैप की तरफ। तो मेरे हिसाब से अगेन दोबारा से बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में तो उसको निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में स्विच कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। और वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर देते हैं, ताकि एक अच्छा डिफरेंट कैटेगरी का एक्सपोजर मिलेगा। अगर हम इनका गोल्स देखें या इनका टाइम होराइजन तो नहीं पता, बट एक मोटा मोटी आइडिया लेके देखें तो 30,000 रुपए की एसआईपी ये कर रहे हैं। 15 वर्ष में अगर हम देखें तो ये 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है। वहीं पर अगर 10% एनुअल इंक्रीमेंट करते हैं, स्टेप अप करते हैं अपनी एसआईपी में, तो ये करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे 15 वर्ष में। तो मेरे हिसाब से ये 2 स्मॉल कैप फंड्स में बदलाव की आवश्यकता है डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसा मैंने बताया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। तो बाकी टाटा स्मॉल कैप में कंटिन्यू रहेंगे तो ज्यादातर पोर्टफोलियो डिफरेंट कैटेगरीज का हो जाएगा, डिफरेंट एएमसीज का भी हो जाएगा और अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। यही सलाह रहेगी कविता जी। चलिए, दर्शक फोन लाइन पर होते हैं तो और बारीकी से उनकी प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि डिटेल्स जहाँ तक मिलती हैं वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, काफ़ी कम होती है। बहरहाल रवि दुबे का सवाल लेंगे पंकज जी। और फंड्स देखिए 7 हैं आपके पास होंगे, इनके ऊपर एक लोन भी है 6.5 लाख का, पोर्टफोलियो वैल्यू 4.5 लाख की है, 2,000 रुपये प्रति फंड एसआईपी चल रही है। इंटरेस्टिंग सवाल है उनका इसीलिए भी क्योंकि अब इनके पास जो आउटस्टैंडिंग लोन है, जो कॉर्पस है इकट्ठा हुआ, क्या उसका इस्तेमाल लोन को चुकाने में कर दें या अपनी एसआईपी को ये बरकरार रखें और उसमें निवेश बढ़ाते रहें? पोर्टफोलियो कितना बैलेंस्ड है, क्योंकि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए शायद इन्हें रकम चाहिए होगी। फिलहाल बेटी 6 साल के लिए है, कितनी रकम चाहिए हमें नहीं पता। बट क्या कहेंगे आप, पूरी तरह से लोन चुकता कर दिया जाए या ये लोन भी कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट्स को भी जारी रख सकते हैं? देखिए कविता जी, यहाँ पर जानकारी ये नहीं है कि ये लोन कितना पुराना है। अब क्योंकि क्या होता है, अगर आप बहुत टाइम से रीपे कर रहे हैं तो लास्ट में आकर प्रिंसिपल अमाउंट ही आप रीपे कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट काफ़ी हद तक पे हो चुका होता है। दूसरी बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उम्मीद करें कि यहाँ पर आपको 12% के आसपास का CAGR मिल जाए, तो ऐसे में यदि आपका कोई लोन हो जहां पर आप 8.5-9% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो जारी रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना गोल भी अचीव करना है। कल को अगर मान लीजिए इस वक्त ये होम लोन हो जो 8.5-9% पर हो, और कल को जब बच्चों की एजुकेशन के लिए और शादी की बात करें उस वक्त पर्सनल लोन लेना पड़े, एजुकेशन लोन लेना पड़े, तो शायद महंगा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जानकारी नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना पुराना लोन है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो उसे अलग चलने दें और अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें, ताकि 6 साल के बाद, क्योंकि गोल आपके सामने है वो भी आपको पूरा करना है, तो यही बेहतर रहेगा। लेकिन 6 साल के हिसाब से पोर्टफोलियो में बदलाव को करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड से निकल जाएंगे तो अच्छा होगा, निकलना चाहिए। 6 साल की अवधि है और गोल भी ऐसा है कि बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में एसआईपी रोक दें, पोर्टफोलियो में भी एलोकेशन कम कर दें तो बेहतर होगा। साथ ही क्वांट एक्टिव फंड जो है, हालांकि मल्टी कैप फंड है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा जो अप्रोच है उसके हिसाब से अग्रेसिव पोर्टफोलियो माना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से उसमें भी आप एसआईपी रोक दें, उसकी जगह पर
एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है वो आप ऐड करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड कंसिडर किया जा सकता है, तो आपको इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये बदलाव आप करें। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं देखूं 14,000 की SIP आप कर रहे हैं तो 6 साल में हम कैलकुलेट करें 4.5 लाख आपने बताया इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में आपके पास में, तो उस हिसाब से करीब करीब 23-23.5 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे 6 साल में। तो कितना और बढ़ाना है उस हिसाब से आप और अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जी पंकज सर, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है सवाल में ये लिखा है कि बेटी 6 साल की है, 6 साल की निवेश अवधि है, इसको लेके मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, अच्छा 6 साल की है तो फिर तो समय काफी लंबा माना जा सकता है। हाँ। सॉरी, मेरे साथ समझने में गलती हुई है। हाँ। तो अगर 6 साल की बच्ची है तो लंबा समय है, तो उसके हिसाब से आप देखिए। अगेन फिर भी मैं कहूंगा कि फिर आप चलने दीजिए इन्वेस्टमेंट को जैसे चल रहा है, लोन को पूरा तो, क्योंकि वो तो अगेन उस बात पे डिपेंड करता है। पर हाँ, अगर पोर्टफोलियो की बात करें और अगर आप समझते हैं तो फिर आप स्मॉल कैप और एक्टिव फंड को भी जारी रख सकते हैं। अगर आपके पास में जो समय है वो 6 के हिसाब से बात करें तो 18 का भी मान के चले, पढ़ाई के हिसाब से लॉन्ग तो 12 साल तो कम से कम आपके हायर स्टडीज के हिसाब से माना जा सकता है। तो फिर आप स्मॉल कैप और एक्टिव फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, उसको फिर भी अगर आपको पैसा बढ़ाना हो तो ऐड किया जा सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो एक ही बदलाव है कि जिससे थोड़ा समझने में मेरे से गलती हुई है, अगर लॉन्ग टर्म है तो स्मॉल कैप मल्टी कैप को आप बिल्कुल पोर्टफोलियो में बनाए रखें। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं थामते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। और हम